उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है, हमें शौक देखें सितम की इंतहा क्या है। आज बिगुल फूंक दिया गया। आज संसद मार्च का दिन था। कल ही संसद भवन के आसपास के क्षेत्रों में बीएनएस की धारा 167 लागू कर दी गई थी। लाठीचार्ज और आंसू गैस के बीच भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। सीजेपी के सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। संसद मार्च के कारण 5 मेट्रो स्टेशन भी प्रभावित रहे। सोनम वांगचुक ने भी संसद मार्च में शामिल होने की अपील की थी। इन सभी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसद मार्च में सभी प्रदर्शनकारियों ने कूच तो कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी संसद भवन तक पहुंच नहीं पाया। फिर भी इसे संसद मार्च क्यों कहा गया और ये अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी क्यों माना जा रहा है। तो सबसे पहले आज का पूरा हालचाल समझते हैं, फिर संसद मार्च पर विस्तार से बात करेंगे। संसद मार्च की शुरुआत आज सुबह 9 बजे से हुई। दिल्ली पुलिस ने इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही कर ली थी। सबसे पहले एक नोटिस जारी किया गया जिसमें साफ साफ कहा गया कि संसद मार्च वाले दिन दिल्ली और संसद भवन के आसपास के इलाकों में बीएनएस की धारा 167 लागू रहेगी। इसके तहत 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस ने संसद मार्च की अनुमति भी नहीं दी थी। उनका कहना था कि इसके लिए कोई आधिकारिक आवेदन भी नहीं आया था। लेकिन 20 जुलाई के संसद मार्च के लिए सोनम वांगचुक और सीजेपी के अभिजीत दिपके तथा सौरभ दास पहले ही लोगों से शामिल होने की अपील कर चुके थे। 18 जुलाई को जब पुलिस सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर ले गई, तब जंतर मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन को जैसे नया मोमेंटम ही मिल गया। लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्रदर्शन सड़कों तक पहुंच गया। जनपथ मेट्रो स्टेशन पर भी लगातार भीड़ बढ़ने लगी और मामला तूल पकड़ने लग गया। जो कुछ हुआ उसके संकेत पहले से ही दिखाई देने लगे थे। पुलिस ने दोपहर करीब 3 बजे से ही जगह जगह आंसू गैस के टैंकर तैनात कर दिए थे। लगभग 5,000 रैपिड फोर्स के जवान पूरी तैयारी के साथ बीएनएस धारा 167 का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए तैयार थी। सुबह से ही लोगों का हुजूम पुलिस के डंडों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने लगा। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। कई स्थानों से छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज की वीडियोस भी सामने आने लगी थी। इसके चलते राजीव चौक, पटेल चौक समेत 5 मेट्रो स्टेशन प्रभावित रहे। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। इसी बीच सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांकान से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की। बताया गया कि उन्होंने सीजेपी की मांगों पर भाजपा नेतृत्व से चर्चा करने के लिए कुछ समय की मांग की है। इन मांगों में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल थी। पहली, सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई। दूसरी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और तीसरी, नीट यूजी पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले सभी अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। दिल्ली के रफी मार्ग से हटाए गए प्रदर्शनकारी बाद में इंडिया गेट के लॉन में इकट्ठा हो गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस की मोटरसाइकिलें और वैन भी लॉन के अंदर तक पहुंच गई। सीजेपी ने संसद क्षेत्र में सुरक्षा बलों के फायरिंग पोजीशन लेने का एक वीडियो भी पोस्ट किया और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी न करने की अपील की। उधर आइसा के 3 सदस्य नेहा, मनीष और आमीन ने सोमवार को अपनी 23 दिन से चल रही भूख हड़ताल समाप्त कर दी। ये फैसला मनोज झा, योगेंद्र यादव, शबाना आजमी, प्रकाश राज समेत कई प्रमुख हस्तियों की अपील के बाद लिया गया। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव भी पहुंची। कई प्रदर्शनकारी संसद के आसपास के इलाकों तक पहुंच गए, लेकिन संसद भवन की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। ऐसे में कोई भी प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच नहीं सका। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर यह संसद मार्च सफल कैसे माना जा रहा है? आइए इसे थोड़ा समझते हैं। आखिर संसद मार्च होता क्या है और क्यों होता है? संसद मार्च का उद्देश्य किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाना होता है। जब बड़ी संख्या में लोग किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हैं, तो राजनीतिक जवाबदेही तय होती है। जनप्रतिनिधियों तक सीधे संदेश पहुंचता है। संसद और सरकार दोनों पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनता है। मीडिया का व्यापक कवरेज मिलता है और सांसदों का ध्यान उस मुद्दे की ओर जाता है। 1974 के जेपी छात्र आंदोलन में भी यही हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र और नागरिक समूह विधानसभा और संसद की ओर मार्च करते थे। उनका उद्देश्य सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाना, व्यापक जन समर्थन जुटाना और शासन व्यवस्था में सुधार की मांग करना था। 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्ना हजारे के आंदोलन में जंतर मंतर और रामलीला मैदान से
संसद पर नैतिक दबाव बनाया गया ताकि जन लोकपाल विधेयक लाया जा सके। उस आंदोलन में भी अनशन, जनसभाएं और जन समर्थन ही सबसे बड़ा हथियार थे। 2020-21 के किसान आंदोलन में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद मार्च का आह्वान किया। कई बार सीमित संख्या में प्रतिनिधियों को तय मार्ग से संसद क्षेत्र तक जाने की अनुमति दी गई। उनका उद्देश्य कृषि कानूनों के खिलाफ सांसदों और सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाना था। इन संसद मार्चों से हुआ क्या? 1974 के छात्र आंदोलन ने देशव्यापी राजनीतिक समर्थन हासिल किया और केंद्र सरकार पर भारी दबाव बनाया। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर रख दिया। सरकार ने लोकपाल कानून की प्रक्रिया तेज की और बाद में 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पारित किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के लगभग 1 वर्ष तक चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। अब सीजेपी के इस प्रदर्शन को भी बड़ा जन समर्थन मिल चुका है। केंद्र सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने बातचीत करने की हामी भर दी है। अब देखना यह होगा कि सीजेपी की तीनों प्रमुख मांगे पूरी होती हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देते हैं कि नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जापान के पूर्व उद्योग मंत्री के बयान से क्यों खड़ा हुआ विवाद। जापान के पूर्व उद्योग मंत्री के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारत के शिंकानसेन प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में भारत की आलोचना की। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का क्या जवाब आया, आइए पूरी खबर को समझते हैं। शिंकानसेन प्रोजेक्ट भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। ये ट्रेन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से जोड़ेगी। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस परियोजना पर भारत और जापान के बीच 2015 में समझौता हुआ था और 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। योजना के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा होना था, लेकिन पहले ही चरण में इसमें देरी देखने को मिली। इस देरी के पीछे अब तक 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, मुंबई में भूमि अधिग्रहण में अपेक्षा से अधिक समय लगना और दूसरा कोविड-19 महामारी। लेकिन जापान के पूर्व उद्योग मंत्री हिदेकी माकिहारा ने इन दोनों कारणों से अलग एक तीसरी वजह भी बताई है, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया। माकिहारा ने जापानी भाषा में किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो भारत की शिंकानसेन परियोजना से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस परियोजना में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे के कारणों का भी जिक्र किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और वार्ताओं में सबसे अधिक जो चीजें सामने आई वो भारतीय पक्ष की बार बार दिखाई देने वाली बेहद लापरवाह कार्यशैली थी। यहीं तक नहीं, उन्होंने भारत की कार्यप्रणाली और इस परियोजना का प्रबंधन संभाल रहे लोगों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, वे किसी भी कीमत पर अपने वादे नहीं निभाते। अगर कोई वादा करते भी हैं तो उससे तुरंत पलट जाते हैं। आखिर तक केवल अपने हितों को आगे बढ़ाते रहते हैं। परियोजना के प्रभारी मंत्री विशेष रूप से बेहद खराब थे। जब शीर्ष स्तर का व्यक्ति ही ऐसा हो तो किसी भी तरीके का अच्छा व्यवहार संभव नहीं है। माकिहारा ने यह भी दावा किया कि उन्हें 100% विश्वास है कि परियोजना के आगे नहीं बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है। हालांकि ये विवाद केवल उनके सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू नहीं हुआ। दरअसल उनकी ये टिप्पणी भारत में काम कर चुके एक जापानी इंजीनियर के लेख के आधार पर थी। उस लेख में दावा किया गया था कि भारत परियोजना के पहले चरण में जापानी सिग्नलिंग प्रणाली के बजाय यूरोपीय मूल की सिग्नलिंग प्रणाली और नई भारतीय मूल की हाई स्पीड ट्रेन का उपयोग करना चाहता था, जबकि इस परियोजना की अधिकांश वित्तीय सहायता जापान दे रहा है। लेख में यह भी कहा गया कि यूरोपीय सिग्नलिंग प्रणाली जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के साथ पूरी तरीके से अनुकूल नहीं होगी और यदि ऐसा हुआ तो भारत की शिंकानसेन परियोजना लगभग निश्चित रूप से अधूरा सपना बनकर रह जाएगी। मामला यही नहीं रुका। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने भी इस पूरे विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद ये विवाद और गंभीर हो गया। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पश्चिम भारत में 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल परियोजना जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद से जोड़ेगी, भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण निर्धारित समय से पीछे चल रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया
कि जब भारत और जापान ने 2015 में इस परियोजना पर समझौता किया था, तब इसे 7 सालों में लगभग 976.3 अरब रुपए यानी करीब 10.1 अरब डॉलर की अनुमानित लागत से पूरा किया जाना था। जापान ने परियोजना की कुल लागत का लगभग 81% वित्त पोषण करने पर सहमति जताई थी और इसमें उसकी शिंकानसेन परियोजना का इस्तेमाल किया जाना था। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जापान के पूर्व उद्योग मंत्री हिदेकी माकिहारा की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत राय हैं और उनका तथ्यों से कोई मेल नहीं है। उन्होंने उस दावे का भी जवाब दिया जिसमें भारतीय मूल की हाई स्पीड ट्रेन के इस्तेमाल की बात कही गई थी। रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जापान की ई-10 यानी कि अगली पीढ़ी की शिंकानसेन ट्रेन अभी विकास के चरण में है और उसके 2030 के शुरुआती सालों से पहले उपलब्ध होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए भारत और जापान ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि शुरुआती परिचालन भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ शुरू किया जाएगा। वहीं रेल मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी ब्लूमबर्ग से कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत और जापान के बीच बातचीत सकारात्मक दिशाओं में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और योजना के अनुसार इसका पहला चरण 2027 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। विदेश मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों ने जापान के पूर्व उद्योग मंत्री के दावों को खारिज कर दिया। हालांकि इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस परियोजना में उल्लेखनीय देरी हुई है। फिलहाल भारत और जापान के रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने हुए हैं। इसी महीने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची भारत के दौरे पर आई थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा करने तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। ये भी माना जा रहा है कि दोनों देश अमेरिका और चीन के साथ अपने अपने संबंधों के बीच संतुलन बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में भारत और जापान के बीच लगभग 120 कारोबारी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनसे भारत में 10 अरब डॉलर से अधिक के जापानी निवेश का रास्ता साफ हुआ है। ऐसे में बुलेट ट्रेन परियोजना में आई देरी अपनी जगह एक चुनौती है, लेकिन दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक और आर्थिक संबंध फिलहाल पहले की तरह मजबूत दिखाई देते हैं। आज के दी बजट बट्टू शो में बस इतना ही था। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।